हाँ, तो मिनरल का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड ऑफ मेटल दे आर प्रेजेंट इन नेचर आर नॉन एज। सेकंड टर्म आती है और अब देखो किसी मेटल के नेचर में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन सभी कंपाउंड से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उस बहुत सारे कंपाउंड में से, बहुत सारे मेटल में से कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड ऐसे होंगे, कुछ सेलेक्टेड मिनरल ऐसे होंगे जिनसे इजीली इकोनॉमिकली प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उन सेलेक्टेड मिनरल्स को क्या बोलेंगे? और समझ में आया? तो all minerals are not ore, but all ore are minerals. They are selected minerals from which we can isolate pure metal economically and easily. और selected minerals क्या होंगे आपके? और समझ में आएगी बात ना? तो लिखिए selected minerals from which pure metal can be isolated, can be isolated easily and economically. Easily and economically. समझ आ गया? थर्ड आती देखिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको गैंग भी बोलते हैं, GAUNG, मैट्रिक्स और गैंग्स। अब देखो जो नेचर में जो और भी होते हैं मिनरल्स होते हैं वो भी प्योर फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि आयरन का एक नेचुरल मिनरल होता है Fe2O3 जिसको हेमेटाइट बोलते हैं। यदि नेचर में ये अकेला भी प्योर होता तो इसे लोहा बनाना बड़ा आसान था, बट ये भी प्योर नहीं होता। इसका बहुत सारे अदर सब्सटेंस भी होते हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, कोयला, बहुत सारी चीजें, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, सिलिकेट्स। तो इसको छोड़ करके बाकी जो दूसरे जितने भी अदर अनवांटेड सब्सटेंस है उन सबको बोलते हैं मैट्रिक्स और गैंग। जहाँ आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है, जहाँ आयरन और होता है तो मेनली आयरन और ये है, बट ये भी प्योर नहीं होता। उस और के अंदर इसकी भी क्वांटिटी जरा सी होती है, लगभग 25%, 75% तो इसमें भी दूसरे अनवांटेड सब्सटेंस, मिट्टी, सिलिकेट्स, ठीक है ना, एल्यूमिना, कैल्शियम कार्बोनेट, सैकड़ों तरह के दूसरे अनवांटेड मेटल्स के साथ मिले होंगे। ये तो एक एग्जाम्पल है, सभी और की ऐसी ही कंडीशन होती है। तो all unwanted, undesired substance they are present in ore, naturally present in ore, उसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होती है। समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन देखो अनवांटेड impurities or substances, unwanted impurities or substances they are present in ore, they are present in ore are known as matrix or gangs। अब देखो ये जो मैट्रिक्स और गैंग होती है ना, ये दो कैटेगरी की होती है। देखिए अब इसको मैट्रिक्स की दो कैटेगरी होती है, एक चार्ट बना के दोनों को देखते हैं। कुछ मैट्रिक्स होती है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मैट्रिक्स, और कुछ मैट्रिक्स होती है नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मैट्रिक्स। चलो इसको समझ लेते हैं, आवाज तो आएगी आपसे। देखो वॉलेटाइल मैट्रिक्स वो होती है जो वेपराइजेबल होती है,
जो सबस्टेंस को थोड़ा सा गर्म करने पर वेपर बन के उससे बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती है जो वो खुद नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन जब उसको एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हवा में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करेगी और उसके ऑक्साइड वॉलेटाइल होते हैं। इम्प्यूरिटी खुद नॉन वॉलेटाइल है, बट व्हेन इम्प्यूरिटी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इम्प्यूरिटी कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड एंड ऑक्साइड इज वॉलेटाइल। समझ आ रही है बात? तो जो इम्प्यूरिटी को आप बना के हटाया जा सके, चाहे वो ऑक्साइड की फॉर्म में या डायरेक्टली, ऑल आर काउंटेड वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी। केवल उसको गर्म करके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, केवल गर्म करने से हट जाए, दैट इज द वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जो गर्म करने से ना हटे, इनको हटाने के लिए क्या मिलाते हैं? फ्लक्स मिलाया जाता है। वो फ्लक्स से क्या, देखो ये न तो वॉलेटाइल होती है ना फ्यूजिबल होती है, ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होती है। तो ऐसे में इनको हटाने के लिए किसी तीसरे सब्सटेंस को मिलाते हैं। वो सब्सटेंस क्या करेगा? इनको फ्यूजिबल बना देता है, यानी कि पिघलने योग्य बना देता है इनको। जब मेल्ट हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और इनको मेल्ट करके फ्यूज करके उस रिएक्शन मिक्सचर में से हटाया जाता है। तो ये मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। तो जो वॉलेटाइल मैट्रिक्स होती है, दे कैन बी रिमूव बाय कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग। जब इसको एयर के एब्सेंस में गर्म करके हटाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है कैल्साइनेशन। जब हटाने के लिए एयर जरूरी होती है तो प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। कैल्साइनेशन में भी गर्म करेंगे, रोस्टिंग में भी गर्म ही करेंगे, हीटिंग कर की जाती है। बट व्हेन रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, then process is known as roasting, and when the mixture is heated in the absence of air, then process is known as calcination. अब कब हवा की प्रेजेंस में गर्म करेंगे और कब हवा के एब्सेंस में, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। यदि मैट्रिक्स डायरेक्ट वॉलेटाइल हो, हवा की जरूरत नहीं है, बट यदि हवा की जरूरत है तो फिर हवा की यहाँ पर डाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो वॉलेटाइल मैट्रिक्स का मतलब यही होता है यहाँ पर, ठीक है ना, रिमूव्ड बाय कैल्साइनेशन एंड रिमूव्ड बाय कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग। इन दोनों की हेल्प से इनको यहां से क्या करते हैं? हम हटाते हैं। और नॉन वॉलेटाइल को क्या करते हैं कि रिमूव बाय एडिशन ऑफ फ्लक्स। इसको फ्लक्स की हेल्प से यहां से हटाते हैं। हाँ, अभी आएंगे फ्लक्स पे भी आएंगे, पहले तो नोट करो। क्लियर? अब देखिए मैट्रिक्स और कहीं क्लियर हो गया। अब चौथे नंबर पर आता है फ्लक्स। फ्लक्स देखो, फ्लक्स से क्या होता है? देखो, फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो नॉन फ्यूजिबल, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को फ्यूजिबल या वॉलेटाइल में कन्वर्ट कर देता है, उसको कहते हैं हम फ्लक्स। समझ की बात? जो नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस को फ्यूजिबल, फ्यूजिबल यानी कि आसानी से पिघल जाए। नॉन फ्यूजिबल मतलब आसानी से पिघले नहीं, जिसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत हो, वो नॉन फ्यूजिबल। और थोड़ा गर्म करने में मेल्ट हो जाए, क्या हो जाएगा? फ्यूजिबल। तो सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है कि मतलब ये फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट कर देता है, या नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वहां से आसानी से उसको हटाया जा सके। अब ऐसे सब्सटेंस का नाम है यहाँ पर फ्लक्स। समझ आ गई बात? तो लिखिए इसमें,
देखो सब्सटेंस इज द, नहीं, फ्लक्स इज द सब्सटेंस, फ्लक्स इज द सब्सटेंस which convert the non-fusible impurities into fusible substance. समझाइए बात। अब देखो ये फ्लक्स में क्या होता है, देखिए देखो ये जो फ्लक्स है इसको इम्प्योरिटीज में मिलाते हैं। इम्प्योरिटीज कैसी इम्प्योरिटीज? नॉन फ्यूजिबल। अब दोनों में रिएक्शन होती है, रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं? स्लैग। यह स्लैग फ्यूजिबल होता है। यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो फ्लक्स रिएक्ट विद इंप्योरिटीज, कैसे? नॉन फ्यूजिबल, कन्वर्ट इनटू द स्लैग। स्लैग इन दोनों का कंपाउंड है, बट इस पे खास बात क्या होती है? फ्यूजिबल होता है। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है ये भी दो तरह का होता है, एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ ये फ्लक्स की टाइप को इसी में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए फ्लक्स, अब देखो यदि इंप्योरिटी एसिडिक हो तो हम बेसिक फ्लक्स काम में लेते हैं। फ्लक्स की नेचर हमेशा इंप्योरिटी के नेचर से अपोजिट होती है, तभी रिएक्शन करेगी। यदि इंप्योरिटी एसिडिक हो फ्लक्स शुड बी अल्कलाइन, बेसिक। और यदि इंप्योरिटी आपके अल्कलाइन हो, बेसिक हो, तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लक्स एक तो होता है एसिडिक फ्लक्स, देखो एसिडिक फ्लक्स, और दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स में जैसे आपके सिलिका SiO2, एसिडिक फ्लक्स के जैसे आपके P2O5 एटसेट्रा, एसिडिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एटसेट्रा, बेसिक फ्लक्स। जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटालोइड का ऑक्साइड है वो एसिडिक फ्लक्स, और जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक फ्लक्स। क्योंकि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल एंड मेटालोइड ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अब दोनों का काम क्या है कि जो एसिडिक फ्लक्स है ना वह रिमूव करते हैं, रिमूव, किसको रिमूव करते हैं? बेसिक इंप्योरिटीज, रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज, बेसिक इंप्योरिटी। और जो बेसिक फ्लक्स है दे रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज। अब बेसिक इंप्योरिटी कौन सी होगी? जो मेटालिक ऑक्साइड, जो अनवांटेड मेटल ऑक्साइड है उनको हटाना। जैसे कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन में FeO इंप्योरिटी है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इंप्योरिटी है, क्योंकि नेचुरली लार्ज क्वांटिटी में लाइमस्टोन मिलता है, जब मेटलर्जिक एक्सट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो एज इंप्योरिटी होता है, उनको हटाना पड़ता है। एसिडिक इंप्योरिटी में मेनली होती है सिलिका, ऐसा ही होता है।
तो देखो SiO2 फ्लक्स भी और इम्प्योरिटी। भाई सिलिका क्या है? कंकड़ पत्थर ही तो है, रेत ही तो है। समझ आ गई बात? जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्शन है, जैसे SiO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाती कैल्शियम सिलिकेट। तो ये सिलिका में यहाँ पर देखो ये फ्लक्स है और ये इम्प्योरिटी है, और इससे बनेगा स्लेट। अगर दोनों बातें हो सकती है, यदि सिलिका, यदि कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे इम्प्योरिटी हो तो सिलिका क्या होगा? फ्लक्स होगा। और यदि सिलिका ऐसे इम्प्योरिटी हो तो कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स होगा। फिर ये भी हो सकता है। जैसे आयरन की मेटलर्जी में सिलिका ऐसे इम्प्योरिटी होती है और कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे फ्लक्स होता है। समझ आ रही है ना बात? इस तरीके से तो दोनों दोनों हो सकते हैं। अब अभी ऊपर एक टर्म आई थी, रोएस्टिंग एंड कैल्साइनेशन, कि जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज है दे कैन बी रिमूव बाय रोस्टिंग एंड कैल्साइनेशन। अब यार उसी को देखते हैं। नेक्स्ट अगली टर्म आती है फर्स्ट वन नंबर 5। देखो रोस्टिंग एंड कैल्साइनेशन नंबर 5, रोस्टिंग एंड कैल्साइनेशन। देखो रोस्टिंग और कैल्साइनेशन दोनों है तो हीटिंग के प्रोसेस, दोनों है तो हीटिंग के ही प्रोसेस, दोनों में गर्म करते हैं। देखो रोस्टिंग और कैल्साइनेशन के दो पर्पज है, एक वॉलेटाइल इंप्योरिटी को हटाना, दूसरा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। जो भी नेचुरल और है, जो भी नेचुरल कंपाउंड है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि फाइनल जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है ना मेटल ऑक्साइड से होता है। और नेचर में जरूरी नहीं कि मेटल ऑक्साइड ही हो, नेचर में मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल सल्फाइड भी हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मेटल क्लोराइड हो सकता है। लेकिन जब मेटलर्जी का प्रोसेस है उसमें फाइनली मेटल मिलता है मेटल ऑक्साइड से। अब यदि नेचर में मेटल ऑक्साइड ही है तो कोई बात नहीं, उसी से ले लेंगे सीधा। अच्छा मेटल ऑक्साइड भी है फिर भी इसे इम्प्योरिटी तो हटानी पड़ेगी ना, तो इम्प्योरिटी हटाने के लिए रोएस्टिंग या कैल्साइनेशन करना होगा हमको। और यदि इम्प्योरिटी भी है और नेचुरल और ऑक्साइड की फॉर्म में भी नहीं है, तो नेचुरल और जो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए भी रोएस्टिंग और कैल्साइनेशन करना होता है। तो रोएस्टिंग और कैल्साइनेशन में मिनरल की हीटिंग की जाती है। इस हीटिंग के दो पर्पज होते हैं, एक टू रिमूव द वॉलेटाइल इंप्योरिटीज, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ नेचुरल ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जो नेचुरल ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। समझ में आएगी बात? अब ये हीटिंग दो तरीके से होती है। जब एक तरीके से हीटिंग करेंगे तो नाम होगा रोस्टिंग और दूसरी तरीके से हीटिंग करेंगे तो नाम होगा कैल्साइनेशन। जब हवा के साथ गर्म करेंगे तो नाम होगा रोस्टिंग और जब बिना हवा के गर्म करेंगे तो नाम होगा कैल्साइनेशन। अब कब हवा चाहिए और कब हवा नहीं चाहिए ये दो चीजों डिपेंड करता है, नेचर ऑफ और के ऊपर और नेचर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। समझ आ रही बात? हवा डालने क्यों डालनी ड्यूरिंग द कंबशन या ड्यूरिंग द हीटिंग, दो चीजों डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ और के ऊपर और एक दूसरा नेचर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। हाँ लेकिन रोस्टिंग और कैल्साइनेशन दोनों में क्या करना होगा हमको? गर्म करना। यानी कि रोस्टिंग कैल्साइनेशन इज द हीटिंग प्रोसेस, दिस इज द हीटिंग प्रोसेस टू अचीव द टू पैरामीटर्स के दो टारगेट है। समझ में आएगी बात? ये तो लिखिए, देखो दिस इज द हीटिंग प्रोसेस
This is the heating process for the purpose नंबर वन, पहला पर्पज क्या है लिखिए, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल और इनटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल और इनटू मेटल ऑक्साइड, पहला पर्पज हो गया। दूसरा पर्पज लिखिए, टू रिमूव द वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज, to remove the volatile impurities, बोला volatile impurities को हटाना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल चल रही है। देखो बोर्ड में तो ये केवल 2 मार्क्स का चैप्टर है, कितने का 2 मार्क्स का बोर्ड में लगे हुए। देखिए कंपटीशन में हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी आता है, कभी कभी एडवांस से मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, हर तरह का सवाल है एडवांस में चैप्टर में से, मल्टीपल चॉइस में, सिंगल चॉइस में, मैचिंग, इंटीजर, न्यूमेरिकल चैप्टर में एडवांस है, क्योंकि अब आगे थर्मोडायनेमिक यूज होगी चैप्टर के अंदर, वहाँ थर्मोडायनेमिक को भी इससे लिंक करके अच्छा खासा सवाल बना के दे देते हैं एडवांस। बोर्ड के हिसाब से तो 2 नंबर का चैप्टर है, बस एक नंबर के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कभी किसी फॉर्मूले का पूछ लिया, कभी कोई डेफिनेशन आ गई, तो बोर्ड के हिसाब से तो कोई बहुत ही बड़ा चीप चैप्टर है, बोर्ड में कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है चैप्टर, कॉम्पिटिशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब रोइस्टिंग और कैल्साइनेशन में डिफरेंस क्या क्या है, ये डिफरेंट बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो डिफरेंस इसके लिए रोइस्टिंग और कैल्साइनेशन में, चलो एक कुछ डिफरेंस है देखते हैं इसके चार्ट बना करके। देखो रोइस्टिंग इसमें डेफिनेशन में आ जाएगी, रोइस्टिंग और कैल्साइनेशन, और इसको अपन एक एक करके देखते हैं। जरा देखिए, देखो दोनों में हीटिंग तो करते हैं, लेकिन कितना हीट करते हैं, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। रोइस्टिंग में भी हीटिंग है, कैल्साइनेशन में भी हीटिंग है, बट कितना गर्म करते हैं, इतना ही गर्म करते हैं ताकि वो रिएक्शन मिक्सचर मेल्ट ना हो, पिघले नहीं हो, पिघलना नहीं चाहिए, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। यदि रिएक्शन मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है तो 800 के नीचे गर्म करें, बस 750 और 800 के बीच में करें, जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, रोइस्टिंग में भी और कैल्साइनेशन में। फिर दोनों में डिफरेंट केवल एक ही है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक है ना। तो रोइस्टिंग का मतलब ये है कि ore इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में इसकी हीटिंग की जाती है। और यहाँ पर कैल्साइनेशन में क्या होगा देखिए, और इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये एयर की एब्सेंस में हीटिंग की जाती है। समझना की बात। नंबर 2 देखिए, रोइस्टिंग की कब जाती है, देखो जिन और में नेचुरल ऑक्सीजन एब्सेंस होती है उनकी करेंगे रोइस्टिंग। क्यों करेंगे उनकी रोइस्टिंग, क्योंकि फाइनली हमारा पहला पर्पज क्या है, और को मेटल ऑक्साइड में बदलना, और नेचुरल और भी ऑक्सीजन नहीं है। जैसे मान लीजिए देखो आयरन है, अब आयरन में भी 2 होते हैं, एक तो आयरन सल्फाइड भी होता है आयरन का, और एक आपके ये Fe2 होते भी आयरन और होता है, और एक इस आयरन कार्बोनेट भी आयरन का होता है, सीधे राइट बोलते हैं इसको, ये भी आयरन और होता है।
आपके FeCO3। ये 3 आयरन के और आपके सामने है। तीनों में जो पहला और है, क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं। इन दोनों में है, ये तो ऑक्साइड है। और इसको जब हम डायरेक्ट गर्म भी कर देंगे तो ठीक है, ऑक्साइड आ जाएगा, CO2 मिल जाएगी। यानी कि ऑक्साइड को पाने के लिए हमको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, नेचुरल ऑक्सीजन अवेलेबल है इसके अंदर। चाहे वो आयरन कार्बोनेट हो, चाहे आपके फेरिक ऑक्साइड हो, बट इसको गर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसको जब गर्म करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करेंगे, हवा के प्रेजेंस गर्म करेंगे तो मिलेगा आपको Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, क्योंकि फाइनल जो लोहा मिलना है वो आयरन ऑक्साइड से मिलना है। अब यदि नेचुरल और में आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, चाहे कार्बोनेट की शक्ल में हो चाहे ऑक्साइड की शक्ल में हो, तो हवा की कहाँ जरूरत है। बट यदि नेचुरल और में सल्फाइड और हो, क्लोराइड और हो, कोई अदर फॉर्म में हो, तो फिर हमको हवा चाहिए। तो देखिए, जब और के अंदर नेचुरल ऑक्सीजन एब्सेंस हो तो क्या किया जाएगा? रोस्टिंग किया जाएगा। तो ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन नेचुरल और, ठीक है ना। O2 is absence in natural or इसमें ऑक्सीजन इज प्रेजेंस इन नेचुरल और जैसे एग्जांपल में जरा देखिए, देखो जैसे कि जिंक का और है जिंक सल्फाइड, लेड का और है लेड सल्फाइड, कॉपर का और है CuFeS2, ये कॉपर और है CuFeS2। यहाँ पर जैसे जिंक का एक और होता है जिंक कार्बोनेट, लेड का होता है PbSO4 नेचुरल और, कॉपर का होता है क्यूप्राइड, आयरन का होता है Fe2O3, आपके FeCO3, आपके Al2O3 एटसेट्रा। समझ गई बात? तीसरा डिफरेंस, तो इसमें जो SO2 गैस रिमूव होती है इसके अंदर बस, क्योंकि सारे सल्फाइड और है। और जब इसको एयर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे ना तो गैस क्या निकलेगी? SO2। जैसे आपने जिंक सल्फाइड को गर्म किया, देखिए हवा के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और SO2। लेड सल्फाइड को गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो लेड ऑक्साइड SO2। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो CO2 होती है, H2 होती है, ठीक है। CO2 H2 और रिमूव। जैसे कि आपने जिंक कार्बोनेट की हीटिंग की तो जिंक ऑक्साइड और CO2 इस तरीके से। समझ गई बात? तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। समझ गया? दोनों का मेन पर्पज सेम है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मेटल ऑक्साइड। देखो यहाँ भी जिंक ऑक्साइड और यहाँ भी जिंक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को
प्राप्त करना बनाना बहुत ही आसान होता है। तो नीचे एक नोट डाल दीजिए, दोनों मतलब एक नोट डाल दीजिए टेबल के नीचे अलग से। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, extraction of metal from metal oxide is easy. Extraction of metal from metal oxide is easy. तो ये थी आपकी रोस्टिंग और कैल्साइनेशन, यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट एक टर्म इसके बाद बचती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग देखो स्मेल्टिंग, देखो रोस्टिंग और कैल्साइनेशन के बाद नंबर आता है स्मेल्टिंग का। इस स्टेप का नाम स्पेल्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर को फ्यूज कर देते हैं। एकदम से टेम्परेचर को बढ़ा करके जिस फर्नेस में, जिस भट्टी में सारी रिएक्शन हो रही होती है उसके टेम्परेचर को अचानक इंक्रीज कर देते हैं और सारे रिएक्शन मिक्सचर को पिघला देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो पहुंच गए, अब मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है तो क्या करना होगा, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना होगा। क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा। भाई ऑक्सीजन हटानी है ना, ऑक्सीजन का हटने को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसके लिए किसी रिड्यूसिंग रीजन की जरूरत पड़ती है, सूटेबल रिड्यूसिंग रीजन की। तो आफ्टर रोस्टिंग और कैल्साइनेशन ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड, स्ट्रांगली हीटेड विद सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही बात। और उसको पूरे मिक्सचर को सूटेबल रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ मिला करके मेल्ट कर देते हैं बस, और ये इम्प्योर मेटल मिल जाता है। मेटल मिलेगा, कैसा मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलता है। स्मेल्टिंग के प्रोसेस में मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। समझ आ गई बात, बस ये स्मेल्टिंग का मेन पर। हाँ तो देखिए, देखो रिएक्शन मिक्सचर स्ट्रांगली हीटेड with suitable reducing reagent and flux। फ्लक्स में मिलाते हैं यहाँ पर। रिएक्शन मिक्सचर इज स्ट्रांगली हीटेड with suitable reducing reagent and flux। Overall process occur in blast furnace, BLFST। Overall process occur in blast furnace। सारा प्रोसेस किसमें होता है, ब्लास्ट फर्नेस। जिस भट्टी में होता है भट्टी का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। बताइए पहले डाउट यहाँ तक, पूरा चैप्टर थ्योरी के लिए ये, बीच में थोड़ा थर्मोडायनामिक्स की टर्म जरूर आएगी और न्यूमेरिकल वाली बात कल एडवांस लेवल पर होती है ना, बाकी मैं मेडिकल लेवल पर कोई सवाल वगैरह नहीं आता। आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, ढंग से समझोगे ना बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। चलो ठीक है।